हेलो गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज आयोटा और उसकी पावर। तो आयोटा बेसिकली क्या होता है? कहीं पे भी अगर आप देखोगे अंडर रूट के अंदर -1, अगर आपने इससे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम जब भी रूट्स निकालते थे पहले डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से, तो अंडर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आता था तो हम उन रूट्स को रिजेक्ट कर देते थे, सेइंग दैट दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। तब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता था। बट नाउ वी आर गिविंग इट अ नेम, राइट? सो कहीं पे भी अंडर रूट -1 दिखे आप उसे आयोटा बोलोगे। अगर अब मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आई स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर आपको -1 मिलेगा, राइट? अगर मैं इसको दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा मिलेगा, राइट? अगर मैं दोबारा बोलूं कि आप इसका आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक चीज रियलाइज करो कि आपको उस केस में आयोटा की पावर 4 आपका आ जाएगा 1 के इक्वल, राइट? और अगर मैं आपको बोलूं कि अब इसके अंदर दोबारा आयोटा मल्टीप्लाई करो, तो आपका आई की पावर 5 इज इक्वल टू आई आ जाएगा। सिमिलरली ये जो साइकिल हमारी है ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, राइट? अगर आप आई की पावर 6 निकालोगे तो वो दोबारा -1 आ जाएगा, आई की पावर 7 निकालोगे तो वो माइनस आई आ जाएगा, आई की पावर 8 निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा, एंड आई की पावर 9 वुड बी इक्वल टू आई अगेन। सो ऐसे करके ये चलता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी वजह से हम आई की पावर सॉल्व करना देखेंगे। सपोज ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आई की पावर अगर मैं आपको बोलूँ 102 निकालनी है, तो सबसे इजी मेथड क्या होता है कि आप ना 4 के मल्टीपल को साइड कर लो पहले। आप 4 का मल्टीपल देखो, जो भी क्लोजेस्ट आपको मल्टीपल दिख रहा है 4 का उसको अलग कर दो, क्योंकि वो अल्टीमेटली 1 के इक्वल ही होगा। और जो बाकी मतलब आई स्क्वायर बच रहा है, आई क्यूब बच रहा है, जो भी उसके बाद बच रहा है उसे हम अलग से हैंडल करेंगे। तो देखो अगर 102 देखे तो मुझे यहाँ पे 100 मेरा 4 का मल्टीपल है, राइट? तो मैंने आई की पावर 100 अलग कर दिया एंड आई स्क्वायर बचा मेरा, वो मैंने अलग कर दिया। अब आई की पावर 100 वुड बी इक्वल टू 1, राइट? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। देखो और फिर आई स्क्वायर जो होगा वो आपका -1 के इक्वल होगा, ठीक है? आई स्क्वायर -1 होता है, हमने यहाँ पे देख रखा है। तो ये आपका आंसर आ गया -1। तो जब भी आपको पावर सॉल्व करनी हो, आपका सबसे मेन मेथड क्या रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले आई का मल्टीपल, जो 4 का मल्टीपल है आई की पावर में, उसको आपको 1 के इक्वल लिख देना है और बाकी सब फिर आप इजीली कर पाओगे। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल है हमारा आई की पावर 3102। इसके अंदर अगर आप 4 का मल्टीपल देखोगे तो 4 का मल्टीपल इस केस में आता है आपका आई की पावर 3100। ये आपका 4 का मल्टीपल है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बचा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या था? आई स्क्वायर -1 था, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी आपका -1 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/i की वैल्यू निकालूं, तो इसके अंदर ना एक चीज आपको रियलाइज करनी है कि आई अगर हमारा जो आयोटा है वो अगर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है? डिनोमिनेटर में कभी भी आप आयोटा को नहीं रखोगे, आप हमेशा कोशिश करोगे कि रैशनलाइज करके या कॉमन वगैरह लेकर आप आई को हमेशा ऊपर लाओ, ठीक है? तो इस केस में मैंने रैशनलाइज करा है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने आई से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने आई से मल्टीप्लाई करा तो मेरा बन गया आई अपॉन आई स्क्वायर। अब मेरे को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। तो ये मेरा अल्टीमेटली किसके इक्वल आ गया, -i के। तो आपको ये मतलब बहुत जगह पे यूज हो सकता है, तो आपको 1/i की वैल्यू -i होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1/i की पावर 30 की वैल्यू निकालो। तो पहले क्या करना है, सबसे इजी, यहाँ पे आप पहले रैशनलाइज मत करो, आप पहले सॉल्व कर दो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, फिर रैशनलाइज की जरूरत पड़ेगी तो रैशनलाइज कर देंगे। तो इसके अंदर देखो आई की पावर 30 है नीचे, ठीक है? तो 30 का क्लोजेस्ट 4 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 28 हो जाएगा, राइट? क्योंकि 3 4 7 से 28 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 28 अलग कर दिया, 2 मेरा बच गया, ठीक है? ये तो पूरा 1 हो गया। अब ये क्या बचा, 1/i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या था, -1 था, राइट? आई स्क्वायर हमारा -1 था, बट क्योंकि ये दोबारा से हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, और मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में हम सॉल्व नहीं करते, तो मैंने क्या करा, मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया। मैंने इसे रैशनलाइज करा तो मेरा ऊपर आई आ गया, नीचे आ गया मेरा आई क्यूब।
ठीक है, नीचे आ गया आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से अब ऊपर दिख भी रहा है, आप देख भी सकते हो आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस आई, ऊपर आई था कट कैंसिल होके -1 आ गया। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे। अब सेकंड नोट जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा वो क्या था कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे अगर लिखा है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, ये आपका हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाया, बट आप वैल्यूज डाल सकते हो क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यूज लिख रखे हैं। तो देखो, अंडर रूट, सपोज ये आई है, ठीक है, अंडर रूट वैसे मत डालो, आई को आई रखो। ये आई है -1, आई माइनस आई +1, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली 0 आएगा। तो इससे आपको पता भी चल गया। तो कॉन्जिक्यूटिव पावर होनी चाहिए 4 एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिखा आई की पावर 39 प्लस आई की पावर 40 प्लस आई की पावर 41 प्लस आई की पावर 42। ये आपको देखते ही अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका ये इक्वल टू 0 ही आएगा, राइट। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 ही होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 39 40 41 42 है, तो ये भी कॉन्जिक्यूशन में है। ठीक है, तो इसका भी हमारा जो सम आएगा वो 0 आएगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस आई थिंक। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस iota टू द पावर 586 प्लस iota टू द पावर 584। अपॉन में दिया iota की पावर 582 प्लस iota की पावर 580 प्लस iota की पावर 578 प्लस iota की पावर 576 प्लस iota की पावर 574 एंड इसके बाहर आपको दिया +2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड पावर देखकर आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सबसे छोटा वैल्यू देखा ऊपर, तो न्यूमरेटर में मुझे सबसे छोटा दिखा 584, तो मैंने आई की पावर 584 बाहर ले लिया। नीचे मैंने सबसे छोटा देखा तो मुझे 574 मिला, मैंने ये कॉमन ले लिया। बाकी मैंने देखा तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 बचा। नीचे देखा तो भी सेम बचा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए आपस में। अब मैंने क्या करा, पावर में ऊपर ले गई। ठीक है, तो आपको पता है जब आप नीचे से ऊपर पावर लेके जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बेस मेरा सेम था, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आई की पावर 10 +2 बचा। अब आई की पावर 8 तो मेरा 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, आई स्क्वायर +2। आई स्क्वायर मेरा होता है -1, तो -1 +2 +1, तो आंसर आ गया मेरा +1। तो इट वॉज एज सिंपल एज दैट। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एक बार आपने अगर स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आगे क्या करना है। Now we will talk about complex numbers. So this like the previous thing which we discussed, which was all about iota, क्योंकि जो imaginary part होता है वो iota का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम imaginary part कहते हैं। तो हमने iota पूरा पढ़ लिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे वो टर्म्स में आ रहा है उसको सीखते हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मैंने डिनोट करा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ए क्या है, ए है यहाँ पे रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं RE (x) (z). और अगर आपको इमेजिनरी पार्ट बोला जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप आई का कोफिशिएंट बता दोगे तो वो हो जाएगा b। नोट, ए और बी हमारे दोनों रियल होते हैं। जो इमेजिनरी मतलब जो बेसिकली आपको इमेजिनरी टर्म दे रहा है वो बेसिकली क्योंकि वो आई के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसलिए मिल रहा है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको दिया 2 - 3i, मैं आपसे पूछूं रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो रियल हो जाएगा 2, इमेजिनरी आपको साइन के साथ बताना है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस एग्जांपल। तो आप इमेजिनरी में बोलोगे -3। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस। कहीं पे अगर आपको लिखा है इफ z इज प्योरली रियल, z आपको प्योरली रियल दिया है। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि आपको जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो जो आपका बच्चा हुआ पार्ट है सिर्फ वो रहेगा इक्वेशन के अंदर, विच विल बी आयोटा इंटू कोफिशिएंट समथिंग। ठीक है, तो देखो, सॉरी, अगर आपको दिया है रियल पार्ट प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और रियल पार्ट ही आपका बचेगा, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, तो यहाँ पे देखो मेरा इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 0 है। कहीं पे अगर मैंने लिखा है z इज इक्वल टू 3, तो ये भी आपका प्योरली रियल हो जाएगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी कोफिशिएंट है ही नहीं। नाउ सेकंड इज इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो फिर आपका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब आपका a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सपोज एग्जांपल मैंने दे रखा है z इज इक्वल टू 4 आयोटा और z इज इक्वल टू 6 आयोटा, दोनों के अंदर आयोटा वाली टर्म्स तो है बट a वाला पार्ट मिसिंग है, इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी है।
और जो 0 + 0 आयोटा होता है वो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कहलाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एलजेब्रा के साथ हम कैसे डील करते हैं। सपोज एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वेयरिंग सब कुछ दिखाया है यहाँ पर, तो बहुत इजीली से समझ आ जाएगा। सपोज मैंने आपको दिया कि Z1 है आपका 2 - आयोटा, Z2 है आपका 3 + 4 आयोटा। मैं आपसे पूछ रही हूँ Z1 + Z2 क्या होता है। तो देखो, जो ए है, जो ए वाला पार्ट है, जो मतलब रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से प्लस करना है। आया समझ। देखो 2 + 3 5, -i + 4 आयोटा -3 आयोटा, तो -i + 4 आयोटा + 3 आयोटा, तो 5 + 3 आयोटा आपका आंसर आ गया। रियल को रियल से करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करना है। सपोज सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। आपको सपोज मैंने लिख के दिया 3Z1 - 2Z2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई सब में होगा। तो जैसे ये हो गया 3 × 2 - आयोटा -2 × 3 + 4 आयोटा। अब आप इसे अंदर ले जाओ तो 3 2 6, 6 - 3 आयोटा -6 -8 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग। तो 6 - 6 कैंसिल हो गया, -3 -8, तो ये हो गया -11 आयोटा। सो दैट विल बी द आंसर। सपोज आपको मल्टीप्लीकेशन दे दी जाए, Z1 × Z2 बताओ, दोनों को ब्रैकेट रख दो। जैसे आप ब्रैकेट, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है कि मैं सिर्फ 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को मैं 4 आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। इसमें वो चीज नहीं होती, सिर्फ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर ये चीज लगती है। मल्टीप्लीकेशन में जैसे आप दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते थे, वही फॉर्मूला आपका यूज होगा। एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे, वैसे ही। तो देखो 2 3 6, 2 4 8, -i × 3, तो -3 आयोटा, एंड दिस विल बी -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। फर्दर मैंने सॉल्व करा, 10 + 5 आयोटा आपका आंसर आ गया। सपोज आपको स्क्वायरिंग करने को बोल दी जाए, 3 + 4 आयोटा का अगर आप स्क्वायर करोगे, तो जो आप फॉर्मूला लगाते हो A² प्लस मतलब A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2ab, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर अनकंफर्टेबल डूइंग दैट, आप इसको ही 2 बार मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिखकर वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे A² + B² + 2ab लगाया, तो 9 + 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर था मेरा -1, तो मेरा आंसर आ गया -7 + 24 आयोटा। सपोज मैं आपको बोलूँ कि Z2/Z1 बताओ, तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डिविजन के अंदर कोई भी आयोटा वाली टर्म होती है, सो दैट इज जस्ट नॉट राइट। ठीक है, दिस डजंट मेक मी कंफर्टेबल। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर रैशनलाइज लगाना है। रैशनलाइज आपने कर दिया, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसके अंदर देयर इज एक छोटा सा एरर। रैशनलाइज जब आप करते हो तो ये साइन प्लस का आएगा। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके नीचे आप वो वाली आइडेंटिटी लगाओगे जो आप हर टाइम लगाते हो, A + B A - B, A² - B²। फर्दर मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर आ गया 2 + 11 आयोटा अपॉन में 5। अब ये कुछ चीजें जो दिखने में आपको सिमिलर लग सकती हैं बट है अलग। सपोज मैं आपसे पूछूं रियल ऑफ Z2 - Z1, तो मैं रियल पार्ट पूछना चाह रही हूँ Z2/Z1 का, जो कि था 2/5, तो 2/5। पर अगर मैंने आपको पूछा रियल ऑफ Z2 अपॉन रियल ऑफ Z1, तो ये अलग चीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि Z2 का रियल का कोफिशिएंट अपॉन Z1 का रियल का कोफिशिएंट। तो Z2 का रियल का कोफिशिएंट था 3 और Z1 का रियल का कोफिशिएंट था 2, तो ये हो गया 3/2। अब अगर मैं आपसे पूछूं रियल ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो पहले मेरे को Z2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। Z2 का स्क्वायर मैंने ऊपर करा था, देखो यहाँ पे मैंने Z2 का स्क्वायर करा था, मेरा रियल पार्ट आ रहा था -7, तो यहाँ पे -7 आ गया। पर अगर मेरे को लिखा है रियल ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, मतलब रियल ऑफ Z2 लेना है पहले, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो रियल ऑफ Z2 था मेरा 3, 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, मेरा आंसर आ गया 9। सो दिस कैन लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो मेरा यही पर्पस था इसे यहाँ पे दिखाने का। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी क्या कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सपोज मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, Z1 = A1 + आयोटा B1, Z2 = A2 + आयोटा B2, और मैं आपको कह रही हूँ ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल रियल पार्ट्स होंगे, मतलब A1 वुड बी इक्वल टू A2, और इक्वल ही इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, मतलब B1 = B2।
तो कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिफाइन नहीं होता, सिर्फ ये रहता है कि अगर आपको कहीं पे इक्वालिटी दी है तो आपको रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर देना है। अब इसके बेसिस पे जेई 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था विच वॉज दिस वन। मैंने आपको दिया है लेट -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आई प्लस आयोटा वाई अपॉन में 27, जिसमें आयोटा की वैल्यू √-1 है, ये हमें पहले से पता है। आपको बोला है वेयर x एंड y आर रियल नंबर देन फाइंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू -85 -91 +85 +91। मैंने क्या करा, देखो पहले तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, माइनस साइन ले लिया मैंने बाहर क्योंकि माइनस था यहाँ पे कॉमन। उसके बाद मैंने लगा दिया आइडेंटिटी, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। मैंने जब इसे लगाया, सॉल्व करा फर्दर करके, तो मेरा आंसर आ गया, मेरी जो x की वैल्यू थी दैट वाज -198 और जो मेरी y की वैल्यू थी दैट वाज -107। आपको बोला था y माइनस एक्स निकालने को, तो जब मैंने इसे सॉल्व करा मेरा आंसर आ गया 91। तो इसके अंदर सिर्फ आपको, अगर आप मुझसे पूछो कि इस जेई के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कितनी रिक्वायरमेंट थी, एक आपको ये फॉर्म, आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल, अगर आपको इक्वल टू दिया तो आपको रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या, कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, और तीसरी चीज ये कि जहाँ पे आई² लिखा है वहां पे -1 लिख पाओ, दैट्स ऑल। कहीं पे अगर आई क्यूब लिखे तो उसको आप -i लिख पाओ, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट नीडेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अनदर जेई 2020 क्वेश्चन। आपको बोला है a इज इक्वल टू, ब्रैकेट आपको दिया, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π। आपको दिया है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। देन सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जिसका ये चीज पूरी प्योरली इमेजिनरी हो और रियल पार्ट इसका 0। तो पहले तो मेरे को करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा रैशनलाइज, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है मेरा आयोटा वाला टर्म, आयोटा वाला टर्म मुझे नीचे चाहिए नहीं। मैंने कर दिया रैशनलाइज, रैशनलाइज करा और मैंने सॉल्व करा, तो मेरा बना 3 + 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बट मेरे को पता है आई² की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आयोटा वाली टर्म्स एक तरफ लिख दी और जो रियल पार्ट था मेरा वो मैंने एक तरफ लिख दिया। अब इसके अंदर बोले प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब था रियल पार्ट मेरा 0, तो मैंने इस पूरे को उठा के इक्वल टू 0 कर दिया। इससे मेरा क्या इक्वेशन बनी, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इससे मेरे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई +-√3/2। अब साइन थीटा +-√3/2 कब होता है, अब मेरे को दिया है कि ये -π/2 से पाई तक रहना चाहिए, तो मतलब ये 3 क्वाड्रेंट में कवर कर सकती हूँ। तो मतलब 60 डिग्री पे मुझे पता है साइन थीटा मेरा 3π/2 होता है, 120 डिग्री पे मुझे पता है 3π/2 होता है, और -60 पे मुझे पता है कि -3π/2 होता है। अब मुझे करना था इन सब का सम, जब मैंने सम करा तो -60 + 60, क्योंकि आपको बोला सम ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका सम अगर मैं करूंगी तो +60 से -60 कैंसिल हो गया, बचा मेरा 120 डिग्री, 120 को मैंने कर दिया रेडियन में कन्वर्ट, मेरा आ गया 2π/3, तो 2π/3 डी पार्ट विल बी द आंसर। Now, next question. It has come in JEE 2012. Let Z be complex number such that imaginary part of Z is non-zero. Imaginary part of Z है आपका non-zero और A is equal to Z² plus Z+1 is real. तो आपको बताने की A की क्या वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो आपको बोले कि ये पूरा पार्ट रियल है, तो पहले तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई। इसके अंदर बोला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, तो आयोटा की वैल्यू हमेशा, मतलब आयोटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती किसी भी हालत में, और x क्या है वो हमें अभी पता नहीं, हो सकता है x 0 हो सकता है x 0 ना हो, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। अब मैंने क्या करा, मैंने ये z मान लिया x प्लस आयोटा वाई और मैंने इसको लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने इक्वेशन के अंदर बस ये पुट करा।
फिर मैंने सॉल्व करा फर्दर, तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिल गया कि आयोटा मेरा मतलब ये आयोटा वाली टर्म जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरी जीरो नहीं हो सकती। तो मैंने उठाई आयोटा वाली टर्म, तो मेरे को बना 1 + 2x y, दिस कांट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं हो सकता। अब क्या बोला था मेरे को, क्या मिला कि y तो मेरा, क्योंकि देखो z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो नॉन जीरो है, बट ये पूरी टर्म z² + z+1 ये मेरी रियल है। तो मैंने इस सबको लिखा जीरो, बट मुझे पता है कि y मेरा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो z वाला इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअली में क्या बना, x की वैल्यू मेरी क्या आई, -1/2। अब मैंने इस 1/2 को ले जाके रख दिया दोबारा से इक्वेशन के अंदर। ठीक है, मैंने फर्दर सॉल्व करा तो मेरी a की वैल्यू आ गई 3/4 - y²। अब मेरे को पता है y मेरा जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, और y स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब y स्क्वायर के अंदर y मेरा जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्योंकि आपको बोला गया है कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है, z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो जीरो नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गई 3/4 - y², तो y² जीरो के अलावा कुछ भी हो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां पे स्क्वेयरिंग हो रही है। स्क्वेयरिंग हो रही है, पॉजिटिव होगा, तो a की वैल्यू हमेशा 3/4 से कम आएगी, उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकती, या एग्जैक्ट 3/4 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो जीरो कभी नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई d पार्ट 3/4, क्योंकि a कभी भी 3/4 नहीं हो सकता, 3/4 से हमेशा कम रहेगा। सो दिस वाज इन दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैंने लिया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इज अ पॉइंट वेयर a कॉमा b ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब आपको इमेजिन करना है, सपोज हमने कार्टेशियन प्लेन तो बचपन से पढ़ा है, ठीक है, एक y एक्सिस होती है, z एक्सिस होती है, उसी की फॉर्म में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आपको दिया कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप मान लो कि रियल एक्सिस है, और वाई एक्सिस को आप मान लो कि इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया a कॉमा b। तो जो इसका ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा इसे आप कहते हो मॉड्यूलस। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं कि आपको पॉइंट निकालने आ जाए। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 3 - 2 आयोटा। इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका पॉइंट निकालो, तो आप बोलोगे 3, -2। अगर यहाँ पे लिखा है 2 + 4 आयोटा, तो आप बोलोगे 2, 4। अगर आपको लिखा है 3 आयोटा, तो आप बोलोगे 0, 3। अगर लिखा है -7, तो आप लिखोगे -7, 0। अब आपको पॉइंट निकालने आ गए। अब पॉइंट निकालने का क्या पर्पस है, कैसे क्या पता चलेगा, इसका आगे मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा तो आपको मिल जाएगा √a² + b²। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली द एंगल, ये जो एंगल यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता है इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसे आप कहते हो थीटा, और आर्ग्यूमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको बोला जाए कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट इज बेसिकली इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। मतलब रियल एक्सिस में आपको इमेज बनानी होती है, जैसे ये a कॉमा b है, इसके अंदर अगर मैं मिरर लगा दूं तो ये इक्वल डिस्टेंस पे जाके इमेज बनाएगा, और जिसका y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो सपोज अगर आपको कहीं पे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल टू आयोटा b, a प्लस आयोटा b अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो आपको बस अगर उसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे, a माइनस आयोटा b। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, आयोटा को आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फॉर्मूलाज, मतलब हाउ व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ आर वी फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट। तो ये देखते हैं, सपोज देखो मैंने आपको दिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। स्टेप 1 क्या होता है, आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकालना है, tan थीटा आपका होता है b/a का मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब आपको पॉजिटिव साइन करना है। उसके बाद आपको करना है लोकेशन, लोकेट करना है क्वाड्रेंट ऑफ जेड, मतलब जो आप a कॉमा b, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, कैसे x कॉमा y आप ढूंढ पाओगे, उसके उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेंट। अगर आपका जो z है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपका आर्ग्यूमेंट थीटा ही रहेगा, जो आपने ये थीटा निकाला वही आपका आंसर होगा। अगर आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो वो आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर गया तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। अब आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, जो आर्ग्यूमेंट होती है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो आपका -180 से लेके +180 तक लाई करता है।
ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट निकालने के। तो सपोज दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैंने आपको दे दिया 1 - √3i। मैं आपसे इसका पूछ रही हूँ कि इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के दो। तो पहले तो आप ए और बी निकालो। तो ये आपका निकलेगा 1, √3। ठीक है, 1, √3। तो ये आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मेरे को क्वाड्रेंट पता चल गया। उसके बाद मैंने निकाला tan थीटा। tan थीटा निकालो तो मेरे को मिला √3। √3 होता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है -थीटा, तो मैंने कर दिया -60 डिग्री, तो आर्ग्यूमेंट हो गया मेरा -60 डिग्री। अब सपोज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है -1 से माइनस आयोटा, मतलब -1 माइनस आयोटा, और इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। तो आप पहले तो इसको क्वाड्रेंट वो करो, तो क्वाड्रेंट मेरा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि दोनों नेगेटिव है एक्स और वाई। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट देख लिया। उसके बाद मैंने इसका tan थीटा निकाला। tan थीटा मेरा आ गया π/4, मतलब 45 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना है, थीटा माइनस पाई करना है। तो 45 - 180 डिग्री कर दिया मैंने, मेरा आ गया -135 डिग्री। दैट विल बी द आंसर। अब ये थे दो एग्जाम्पल जो हमारे ऊपर वाले ऊपर वाली चीजों के बेसिस पे थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को z = 2, इसका मेरे को आप आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ। तो आप बोलोगे ठीक है, tan थीटा = b/a, b/a कर दिया तो 0 आ गया, तो थीटा = 0 डिग्री आ गया मेरा आंसर। अब इसके अंदर अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है, और अगर अब मैं इसका क्या करूं, अब मेरे को इसका आइडियली तो मुझे इसका पॉइंट निकालना चाहिए। ठीक है, कि मेरा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बट z = 2, मतलब मेरा तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, ये एक एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये कोई क्वाड्रेंट में लाई कर ही नहीं रहा। तो इसके आर्ग्यूमेंट को हम कैसे करेंगे? तो इसका क्या तरीका होता है, आपकी एक्सिस देखो और आप ये लर्न करो। ठीक है, अगर कोई भी आपका पॉइंट यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है 0। अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है π/2। अगर वो नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है पाई। और अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है -π/2। ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होता तो भी इसका आर्ग्यूमेंट मेरा अभी 0 ही होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो भी 0 ही होता। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वो पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि 100 पे है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 रहेगा। और अगर आपको बोले कोई ओरिजिन का, वैसे कोई बोलता नहीं ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट निकालने को, बट ओरिजिन पे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नॉन डिफाइन होता है। तो सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे आपको लिखा है z = 3i। 3i कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई एक्सिस में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, π/2। यहाँ पे मैं लिख दिया -7, तो ये हो जाएगा पाई। यहाँ पे अगर मैं लिख दिया -6, तो हो जाएगा -π/2 आर्ग्यूमेंट। नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट विच यू शुड रिमेम्बर। अगर आपको कहीं दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो आप लिख सकते हो, कैसे करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकाल दो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 निकाल दो, प्लस माइनस 2n पाई। ये 2n पाई का क्या मतलब है, क्या फंडा है, वो हम आगे समझेंगे। अभी आप इसे एज अ फॉर्मूला के अंदर एडजस्ट कर लो। ठीक है, कहीं पे अगर आपको लिखा देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर n। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, तो आप क्या करोगे, तो आप n को आगे ले आओगे और बाकी आर्ग्यूमेंट ऑफ z एज इट इज लिख दोगे, प्लस माइनस 2n पाई। अगर कहीं पे आपको दिखे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2, तो आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2n पाई। अगर कहीं पे लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, मतलब z का कॉन्जुगेट, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आई विल एक्सप्लेन कि ये 2n पाई है क्या। सो 2n पाई इज बेसिकली एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बोला कि जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो लाई करती है -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री। अब अगर वो मेरी वैल्यू वहां पे लाई नहीं करेगी, तो मुझे ये +- 2n पाई करके उस रेंज के अंदर लाना होगा। दैट्स ऑल 2n पाई का वर्क यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। सपोज मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 + √3i। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर 8 बताओ। पहले तो यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी, 8 को ले आओ आगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालो तो √3/1 हो जाएगा। √3/1 करोगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो गया, क्वाड्रेंट कर रहा है ये फर्स्ट में लाए, तो आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा 60 डिग्री ही। ठीक है, अब 60 डिग्री को मैंने लिख दिया रेडियन के अंदर, तो बन गया π/3। तो 8 × π/3 हो गया 8π/3। अब मैंने कर दिया पाई की वैल्यू सॉल्व, मेरे को आंसर मिल गया 480 डिग्री।
अब ये तो मेरा 180 डिग्री के अंदर ला ही नहीं कर रहा, -180 से +180। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 के मतलब अब ये 2n पाई के अंदर मैं n की वैल्यू पहले रखूंगी 1, तो मेरा आ जाएगा 360 डिग्री। 360 कर दूंगी मैं यहाँ पे माइनस, तो मेरा आ गया 120 डिग्री। अब ये मेरा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इतना ही काम रहता है 2n पाई का। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो कॉन्जुगेट इज बेसिकली बार बार से रिप्रेजेंट करती है, तो बार जो होता है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज अगर मैंने आपको दिया z1 इंटू z2 होल पे बार, तो आप z1 बार इंटू z2 बार भी कर सकते हो। अगर मैंने आपको दिया z1 बाय z2 z बाय अपॉन z2 होल पे बार, तो आप लिख सकते हो z1 बार अपॉन में z2 बार। अगर मैंने आपको दिया z1 प्लस z2 को पे होल पे बार, तो आप लिख सकते हो z1 बार प्लस z2 बार। अगर मैंने लिखा है z1 माइनस z2 होल पे बार, तो आप लिख सकते हो z1 माइनस z2 पे बार, मतलब z1 बार माइनस z2 पे बार। और अगर मैं z पे डबल बार लगा दूं, तो वो अल्टीमेटली इक्वल टू z ही होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो, चाहे आप z का मॉड्यूलस निकालो, चाहे आप z बार का मॉड्यूलस निकालो, चाहे आप z माइनस z का मॉड्यूलस निकालो, या चाहे आप माइनस z बार का मॉड्यूलस निकालो, सबकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मॉड्यूलस निकालो z1 इंटू z2 का, तो आप z1 का मॉड्यूलस निकाल के z2 के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। जो मॉड्यूलस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। आप अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करोगे तो वो सही आंसर नहीं आएगा। और अगर कहीं पे लिखा है z की पावर n का मॉड्यूलस निकालना, तो आप पहले मॉड्यूलस निकाल लो, फिर उसकी पावर n कर देना। अब इसको एक्चुअली में अप्लाई कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। सपोज मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन, ये है मेरा क्वेश्चन, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 आयोटा, मतलब इंटू 1 - 3 आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा का आयोटा टू द पावर 4। ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया इसका मॉड्यूलस। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं निकालूंगी इसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो मॉड्यूलस कैसे निकाल रहे थे, √a² + b² से। तो ये बन गया मेरा √25। अब √25 का स्क्वायर करूंगी तो मेरा आ जाएगा 25। इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा मेरा √1 + 3, तो ये आ जाएगा 2। तो 25 इंटू 2 अपॉन में इसका करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा √2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4। तो 25 इंटू 2 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 25 2 विल बी द आंसर। तो आप अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अगर हम मिक्स की बात करें, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट दोनों की, तो क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपको लिखा दिखे कि कहीं पे लिखा दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो वो इक्वल होता है मॉड्यूलस के। ठीक है, मॉड्यूलस के स्क्वायर के। ठीक है, इसको मैंने कर रखा है प्रूव भी। सपोज मैंने मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a + i/b। अब इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालू तो हो जाएगा मेरा a - i/b। इसको कर दिया मैंने सॉल्व, तो मेरे को आंसर मिल गया a² + b², जो कि हम मेरा हो गया बेसिकली मेरे जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मॉड्यूलस का स्क्वायर। अगर ऐसे ही आप z1 + z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर करोगे तो आप इसको लिख दो 2 बार। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z1 कॉन्जुगेट z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट z1। इसको जो ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का होल मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे वाले टर्म्स है, मतलब आगे अभी जो हम जेई का क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसे ज्यादा यूज होगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट अलग से इन बॉक्स 2। अगर आपका जो z है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब आप समझ रहे हो कि रियल पार्ट उसका 0 है, तो इमेजिनरी में मैंने आपको क्या बताया था कि z इज इक्वल टू आई बी, अगर आयोटा भी कहीं पे लिखे इसका आर्ग्यूमेंट तो +-π/2 होगा, राइट। इसको अगर मैं लिख दूं, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर मैं प्लस करूँ तो 0 आएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे, देखो, है वो प्योरली इमेजिनरी तो उसमें कुछ बचा नहीं। उसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो अगर जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर मैंने लिखा है 6 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -6 आयोटा, दोनों को प्लस करोगे 0 आएगा। तो समझ रहे हो कि अगर कहीं पे इमेजिनरी लिखा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज लगा सकते हो।
अब कहीं पे अगर लिखा है कि z इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है तो आपका z कॉन्जुगेट और z हमेशा इक्वल आएगा और इसका आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होता है। दिस वॉज द क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये JEE 2020 के अंदर आया था। आपको Z1 का मॉड्यूलस दिया 1, Z2 का मॉड्यूलस दिया 2, Z3 का मॉड्यूलस दिया 3 और आपको 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3 होल का मॉड्यूलस आपको दिया है 6। आपसे बोला है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड्यूलस निकालो। बहुत सिंपल है। पहले मैंने क्या करा, मैंने लगा दी वो वाली आइडेंटिटी कि Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो जब मैंने ये निकाला मुझे इसकी वैल्यू पता थी, तो मेरा Z1 का कॉन्जुगेट आ गया 1/Z1, Z2 का कॉन्जुगेट आ गया मेरा 4/Z2 और Z3 का कॉन्जुगेट आ गया 9/Z3। अब मैंने कर दिया इस होल के ऊपर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करा तो इसके अंदर अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करा तो मेरा 36 यहाँ पे आ गया कॉमन। उसके बाद 36 से मैंने काट दिया 6, मेरा बन गया 1/6। अब मुझे निकालना था मॉड्यूलस ऑफ Z3 प्लस Z2 प्लस Z1, बट इसके अंदर मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उसे अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसका मल्टीप्लाई था मेरा 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल का मॉड्यूलस आया मेरा 1। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कहीं पे आपको ऐसी इक्वेशन दिखी मिले कि z प्लस माइनस बी अपॉन जेड होल का मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए, जो कि आपको पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि मॉड्यूलस है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैक्सिमम क्या होगा तो आप लिखोगे √a² प्लस 4 मॉड ऑफ बी प्लस ए अपॉन में 2। आपसे मिनिमम पूछा जाए तो √a² प्लस 4 का मॉड बी, 4 इंटू मॉड बी माइनस ए अपॉन में 2। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, ये आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2009 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। देखो आपको बोला गया था z माइनस 4z इज इक्वल टू 2 और बोला था इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पर, मैंने देखा, मैंने कहा 4 + 16 + 2 अपॉन में 2, तो 4 + 16 था मेरा 20, √20 + 2 अपॉन में 2, तो ये बन गया 2√5। ठीक है, मैंने इसका कर दिया फैक्टराइजेशन तो मेरा 2 बाहर आ गया, फिर मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरा आंसर आ गया √5 + 1। सो दैट वाज द आंसर। नाउ अगर आपको बोला जाए स्क्वायर रूट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, तो देखो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। सपोज मैंने आपसे बोला स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस 4 आयोटा, इसका मैंने स्क्वायर रूट करना है। आप इसको ले लो इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। उसके बाद कर दो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करोगे दोनों तरफ से तो आपका ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, इधर लग जाएगी आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लगाई, i² को मैं लिख सकती हूँ -1, ये बन गया a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा। अब मैंने क्या कर दिया कंपेयर, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। जब मैंने कंपेयर करा तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई -2/a, इसको मैंने पुट कर दिया इधर, फिर मेरा इक्वेशन बन गया a⁴ माइनस 3a² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने लगा दिया मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाया तो मेरी दो इक्वेशन मतलब दो वैल्यूज आई, एक बना मेरा a² इज इक्वल टू 4, एक बना a² इज इक्वल टू -1। जब मैंने देखा तो मैंने इसे सॉल्व करा फर्दर, एक से आगे मेरी +-2, इस एक से आगे मेरी प्लस माइनस आयोटा। ये वाली वैल्यू मैंने कर दी रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि a हमारा हमेशा रियल रहना चाहिए, राइट। a इज द रियल पार्ट नॉट द इमेजिनरी पार्ट, उसकी वैल्यू इमेजिनरी उसमें नहीं आ सकती, दैट्स व्हाई दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज कंसिडर्ड। तो +-2 दो मेरी वैल्यू आ गई, एक बार मैंने एक को जब +2 रखा तो मेरा b -1 आया, एक को -2 रखा b +1 आया, तो मेरी दो वैल्यूज आ गई इसके अंडर रूट की, जो की थी 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा। अब स्क्वायर रूट का ये तो था बड़ा फॉर्म, मतलब बड़ा वाला लेंदी मेथड, कि आप उसका अंडर रूट लो, उसको इक्वल रख दो a प्लस आयोटा b के, दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग से आपको मिलेगी स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग से आपको
कंपेयर करने को मिलेगा, आयोटा को करो आयोटा वाले पार्ट से, रियल पार्ट को करो रियल पार्ट से, फिर उसके बाद आपको मिलेगी दो इक्वेशन, एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो, तब जाके आंसर आता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट दिस फॉर्मूला लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आप इसे याद कर लो सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो ये अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे अंडर रूट जेड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड मॉड्यूलस, तो आपको निकालना आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में 2 प्लस आई अंडर रूट मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में 2। ये तब लगाना है जब आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, और ये तब लगाना है जब आपको जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो, उसके अंदर बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है बीच में जो साइन होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एक पार्ट के अंदर मतलब एक ही स्टेप में मेरा आंसर हो गया। हमने अभी ऊपर क्या निकाला, अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा, बहुत सारे स्टेप्स में निकाला। अब देखो मैंने पहले निकाल लिया इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस आ गया मेरा 5 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। फिर मैंने क्या करा, मैंने लिखा जेड, जेड मेरा हो गया 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मैंने निकाला रियल पार्ट, रियल पार्ट से मेरा 3। अब मैंने डाल दिया इसे इसके अंदर, तो 5 प्लस 3/2 और माइनस 5 माइनस 3/2, तो 5 प्लस 3 इज 8, 8/2 इज 4, तो ये बना 2, और ये बना यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव था तो मैंने यहाँ पे भी नेगेटिव लगाया, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। तो ये आयोटा, ये 5 माइनस 3 इज 2, 2/2 इज 1, तो मेरा आंसर आ गया आयोटा। तो प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा, दैट विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2020 के अंदर आया था, कोई इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है किसका, 3 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 54 की पावर हाफ माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 54 की पावर हाफ। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, आपको वैल्यू दी है 4। तो देखो इसके अंदर मैंने जो ऊपर हमने फॉर्मूला भी डायरेक्ट वाला देखा वही लगाया है, ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर देखो जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाए तो आप इतने लंबे मेथड से जाना नहीं प्रेफर करोगे, राइट। तो देखो पहले तो मैंने करा 54 का वो फैक्टराइजेशन, तो मेरे को पता चला है कि 9 × 6 इज 54, तो उसको मैंने लिख दिया 3√6। पहले मैंने करा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई, इसे लिख दिया 3√6, अब 2 × 3 इज 6, तो ये मेरे अब मैंने जब सिंपल करके लिखा तो मेरा बना अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 6 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 6, ये बन गई मेरी वैल्यू। अब मैंने निकाला इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकाला तो मेरा वैल्यू आ गई 9 प्लस, ये देखो इसकी करेंगे स्क्वायर तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये रहेगा 6, 36 × 6। तो जब मैंने प्लस करा मेरा आंसर आया अंडर रूट 225, जो कि आया 15 का वो, अंडर रूट 225 इज 15। उसके बाद मैंने देखा कि इसकी जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, तो मैंने कर दिया नेगेटिव। मैंने करा इसका रियल पार्ट, पहले मैंने करा रियल पार्ट प्लस, फिर मैंने करा इमेजिनरी पार्ट प्लस, तो मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करा। तो जब मैंने करा मैंने सॉल्व करा, 15 माइनस 3 वॉज 12, 12/2 वॉज 6, तो मेरी जो वैल्यू आई सॉल्व करके वही +-3 प्लस आयोटा अंडर रूट 6 +-3 माइनस आयोटा अंडर रूट 6। अब इसके अंदर 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि एक बार आप प्लस लोगे माइनस लोगे, फिर प्लस प्लस लोगे माइनस माइनस लोगे, प्लस माइनस लोगे, राइट। तो जब मैंने सबको सॉल्व करा तो मेरी वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट की आ रही थी वो दो वैल्यू आ रही थी, एक तो आ रही थी -2√6, क्योंकि इसके अंदर तो इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो जा रहा था 6 और -6 वाले में, इसके इन दो के अंदर ही बच रही थी, एक बार आ रही थी -2√6, एक आ रही थी +2√6। ऊपर जाके जब मैंने देखा तो इधर -2√6 ही आंसर था, तो सी पार्ट वाज द आंसर। अब थ्री फॉर्म्स, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स फॉर्म नंबर को हम तीन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म, a प्लस आयोटा b, ये हमने अभी देखा। सेकेंड फॉर्म होता है पोलर फॉर्म, जिसको आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक को आप लिख सकते हो यूलर्स फॉर्म के अंदर, जो कि होता है z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इंटू e प्लस e की पावर आयोटा थीटा। कैसे लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 + √3 आयोटा, ये है मेरा कार्टेशियन फॉर्म में। मेरे को इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मेरे को चाहिए मॉड्यूलस, मॉड्यूलस देखा तो मेरा मॉड्यूलस आ गया 2। आर्ग्यूमेंट निकाला, आर्ग्यूमेंट निकालना आता है अब हमें, ठीक है, b/a tan 3 इज इक्वल टू b/a। उसके बाद फिर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करा तो थीटा ही रहेगा, तो π/3 वाज द आर्ग्यूमेंट। अब पोलर फॉर्म में करना है तो मैंने कर दिया 2 बाहर,
cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 that was written in polar form. अगर मेरे को यूलर फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या कर दिया 2e की पावर iota pi by 3 so that was the Euler form. Another example हम देखते हैं. सपोज मैंने आपको दिया z इज इक्वल टू iota. ठीक है, तो मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस आया 1, आर्ग्यूमेंट आ गया क्योंकि ये y एक्सिस पे बैठा है तो ये मेरा पाई बाय 2 हो गया. पोलर फॉर्म अगर मैंने देखी तो बन गई cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, और रेगुलर फॉर्म मेरी बन गई e की पावर पाई बाय 2 e की पावर पाई बाय 2 इंटू आयोटा. अब इसका काम कहाँ आएगा तो वो देखो, ये जेई में 22 क्वेश्चन के अंदर पूछा था. द वैल्यू ऑफ आपको ब्रैकेट के अंदर दिया है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर 30, और आपको 4 वैल्यू दिए कि किसके इक्वल है. तो देखो क्या करना है, जब भी हायर पावर होती है आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो. तो ऊपर वाला ले लिया मैंने अलग, नीचे वाला ले लिया मैंने अलग. ऊपर वाले का मैंने निकाला मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आ गया मेरा 2, आर्ग्यूमेंट निकाला, आर्ग्यूमेंट क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था तो दैट वाज थीटा माइनस सॉरी पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा, थीटा आ रहा था मेरा पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मेरा मॉड्यूलस भी आ गया. तो मैंने इसे लिख दिया. कैसे लिखते थे, मॉड्यूलस ई की पावर आई थीटा, तो मॉड्यूलस आ गया 2, 2 की पावर आई 2 पाई बाय 3. ठीक है, तो ये आ गया मेरा पहली चीज. दूसरी चीज क्या थी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा को मैंने लिया और मैंने निकाला इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकाला तो वो हो गया मेरा √2, आर्ग्यूमेंट निकाला, आर्ग्यूमेंट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर था तो माइनस थीटा हो जाता तो ये हो गया माइनस पाई बाय 4. तो इसको मैं लिख दिया √2 आयोटा आई की पावर √2 ई की पावर आई माइनस पाई बाय 4. अब मैंने क्या करा, मैंने इसको पुट करा इधर, ये √2 से ये इधर √2 बन गया, पावर को ले गई ऊपर, सॉल्व करा, मेरा बन गया 11 पाई बाय 12. 30 था, 30 को अंदर ले गए तो ये बन गया 2 की पावर 15 इंटू ई की पावर आई 55 पाई बाय 2. उसके बाद मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर कर दिया तो 2 की पावर 15 तो बाहर रहेगा और जो थीटा होता है वो बढ़ जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के अंदर. तो जब मैंने ये लिखा तो ये देखो ये था मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो कॉस हो गया मेरा 0, साइन बन गया मेरा 27 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये बन गया माइनस साइन पाई बाय 2, क्योंकि ये जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है. तो ये बन गया नेगेटिव साइन पाई बाय 2, 0 से ये हट गया तो मेरा आंसर आ गया, और साइन पाई बाय 2 तो -1 होता है, मतलब 1 होता है, तो ये हो गया -1, तो मेरा आंसर आ गया -2 की पावर 15 इंटू आयोटा. तो देखो फर्स्ट पार्ट इज द आंसर, -2 की पावर 15 इंटू आयोटा. तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे. अब यूलर्स आइडेंटिटी एंड इम्पोर्टेंट रिलेशन, तो कहीं पे आपने रियलाइज करा होगा कि हमने कहीं पे लिखा है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e की पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है. हमने अभी देखा कि मॉड्यूलस तो इक्वल ही रहेगा, मतलब मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा उसके इक्वल आ जाता है. अब अगर कहीं पे अगर आपको दिखे तो इसके अंदर ये लाइक थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको बहुत चीजें चाहिए होती है. पहली चीज कि जो आयोटा वाली टर्म है वो साइन मतलब साइन थीटा के साथ हो, थीटा थीटा आपका सेम हो और बीच में पॉजिटिव साइन, ये 3 चीजें चाहिए होती है. तो अगर कहीं पे आपको लिखा दिखे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अब इसके अंदर क्योंकि बीच में नेगेटिव आ गया तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसके लिए ना आपको वो करना पड़ेगा, थीटा मतलब नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ. आपको पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो मैंने ले लिया दोनों को अंदर, क्योंकि यहाँ पे माइनस थीटा कॉमन हो गया, ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो गया, थीटा थीटा भी सेम हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस थीटा. अब कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, अब देखो आई है यहाँ पे साइन थीटा, आई है कॉस थीटा के साथ, होना चाहिए साइन थीटा के साथ. तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको पता है कि आई जो आई होता है वो मैंने ले लिया यहाँ पे कॉमन. ठीक है, आई जब मैंने कॉमन ले लिया तो अब साइन के साथ तो आई था नहीं, तो ये आ गया मेरा उसके अंदर.
डिवीजन में, ठीक है। अब मेरे को पता है 1/i को मैं -i भी लिख सकती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था फर्स्ट स्लाइड पे। इसको मैंने लिख दिया ऐसे। अब मुझे पता है आई को हम लिख सकते हैं ई की पावर i π/2। ये देखो, ये हमने ऊपर अभी यहाँ पे ही डिस्कस करा है। वेट, ये देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं ई की पावर π/2 इंटू आई। तो ये मैंने यूज करा यहाँ पर, और फिर मैंने थीटा थीटा तो था ही, तो ई की पावर माइनस थीटा कर दिया यहाँ से ऊपर से। तो मेरा बन गया ई की पावर आई π/2 माइनस थीटा। कहीं पे आपको लिखा दिखे साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, इसको भी आप ऊपर वाले मेथड से जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ई की पावर आई थीटा माइनस π/2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको मतलब देखते ही पता होनी चाहिए कि आप इसको इनफॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे डीएमटी थ्योरी। तो डीएमटी थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली रिजल्ट वन जो उन्होंने बताया वो क्या बताया कि अगर आपको कहीं पे लिखा दिखे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, जहाँ पे एन आपका कोई भी इंटीजर है, तो आप उसे लिख सकते हो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। रिजल्ट टू उन्होंने क्या बताया, अगर आपको कहीं पे दिखे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रैशनल फॉर्म के अंदर, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में, कि पावर पी बाई क्यू हो, तो इसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको करने पड़ते हैं स्टेप्स क्या है, देखो स्टेप वन है आपका कि आपको ऐड करना होता है 2n पाई टू द आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट था हमारा थीटा, तो थीटा प्लस 2n पाई, थीटा प्लस 2n पाई, और पावर पी बाई क्यू आपकी ऐसे रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे कर रहे थे मल्टीप्लाई जो कर रहे थे वो सेकंड स्टेप के अंदर होता है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको बन जाएगा कॉस थीटा 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में क्यू इंटू पी। सिमिलरली यहाँ पर अब आपको जो भी आंसर निकालने हैं उसके अंदर आपको n की पावर 0 1 2 ऐसे करके आप भरते मतलब लगाते जाओगे एक एक बार, और q -1 तक आपको ये वैल्यूज रखनी होती है। सपोज अगर मेरे यहाँ पे जो q है वो 5 होता तो मैं 4 तक वैल्यू पुट करती। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, ये है मेरा z क्यूब इज इक्वल टू आयोटा। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो जो वैल्यूज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 वैल्यूज, ठीक है। तीन मतलब आपको पता है जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आते हैं, तो उतनी वैल्यूज आएंगी। तो इसकी वैल्यूज आएंगी 3। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया z इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया आई की पावर 1/3। अब मैंने क्या करा, ये बन गया मेरे रैशनल फॉर्म के अंदर। मैंने इसके अंदर सबसे पहले लगाया, पोलर फॉर्म के अंदर से कन्वर्ट करा। इसे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन बाय π/2 मेरा बन गया। उसके बाद मैंने क्या करा, 2n पाई का करा मल्टीप्लाई। 2n पाई का जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मैंने इसके अंदर से ले लिया एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो 2n पाई का मल्टीप्लाई करा और एलसीएम लिया, ठीक है, दो चीजें करी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस 4n+1 π/2 प्लस आयोटा साइन 4n+1 π/2 होल टू द पावर 1/3। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा π/6 बन गया। अब मुझे n की वैल्यू रखनी है 0 1 2, राइट, क्योंकि यहाँ पे था मेरा 3 था, तो 3 से मैंने बोला था एक कम रखना, तो 0 1 2 मैंने रखी वैल्यू। जब मैंने रखी 0 तो मेरे को आंसर मिला √3 प्लस आयोटा बाय 2। जब मैंने लिखी 1 तो मेरे को आंसर मिला -√3 प्लस आयोटा बाय 2। और जब मैंने रखा n² इज मतलब n इज इक्वल टू 2 तो मेरे को वैल्यू मिली माइनस आयोटा। जब मेरे को, अब देखो, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं तो हम ये वाली वैल्यूज दोबारा चेक नहीं करेंगे, बट अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि माइनस आयोटा का क्यूब करो, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्यूब आपका आयोटा होना चाहिए, तो आप इसका क्यूब करोगे तो आपको आयोटा ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो ऐसे करके जब आप पे फ्री टाइम हो तो आप इसके अंदर भी क्यूब करो, इसके अंदर भी क्यूब करो, आपको आंसर हमेशा आयोटा मिलेगा, क्योंकि ये उसका सोल्यूशन है। अब नोट, कहीं पे भी अगर आपको z की पावर n दिखे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, वहां पे आपका ये फॉर्मूला लगता है कि आपको z की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n करना होता है, और उसके बाद आप डीएमटी लगाते हो, ठीक है। अब nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, सपोज आपको इक्वेशन दे दी z की पावर n इज इक्वल टू 1, तो इसके n सोल्यूशन होंगे। तो आप z को लिख दोगे 1 की पावर 1/n। अब क्या करोगे, cos 0 प्लस आई साइन 0, ठीक है, इसको मैंने कर दिया पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला था 2n पाई का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे n हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं n लगाऊं या m लगाऊं दैट डजेंट मैटर, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ वो कर जाता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया। तो मैंने यहाँ पे m लगाया, ठीक है। तो cos 2m पाई प्लस आई साइन 2m पाई, उसके बाद मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2m पाई/n, 2m पाई/n। अब मैंने कर लिखनी है इसके अंदर वैल्यू 0 1 2 n-1 तक।
तो सपोज मैंने लिख दी 0, 0 जब लिखी तो मेरा आंसर आया 1। जब मैंने m की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरा आंसर आया cos 2 पाई बाय n अपॉन आई साइन 2 पाई बाय n। e की पावर, अब इसे मैंने कर दिया यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट, तो ये हो गया e की पावर आई 2 पाई बाय n। इसको मैंने ले लिया अल्फा के इक्वल। अब अगर मैं निकालू m इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू, तो ये बन जाएगा cos 4 पाई बाय n प्लस आई साइन 4 पाई बाय n। ई की पावर हो जाएगी आई 4 पाई बाय n, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा अल्फा था तो ये स्क्वायर हो गया। ऐसे करके मेरा अल्फा का क्यूब बनेगा। अब ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ही आ जाती है। तो सपोज आपको दिया था z की पावर n इज इक्वल टू 1, आपने निकाले सोल्यूशन, सोल्यूशन आपके निकल गए 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे करके अल्फा की पावर n-1 तक, जहां पे अल्फा है आपका e की पावर आई 2 पाई बाय n। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए अल्फा, देखो क्योंकि अल्फा इसी का सोल्यूशन है, तो अल्फा की पावर n भी इसका सोल्यूशन होगा, तो अगर z की पावर n इज इक्वल टू 1 है तो अल्फा की पावर n भी इज इक्वल टू 1 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे कर करके अल्फा n-1 तक, तो ये बनता है आपका जीपी, जहाँ पे आपका a है 1, आपका r है अल्फा, और जब आपका n है मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसके अंदर आप लगाओगे जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, जीपी का फॉर्मूला आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पढ़ने को मिलेगा, इधर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। तो वो होता है 1 इंटू अल्फा n-1 अल्फा-1। अल्फा n-1 मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि वो 1 होगा, तो 1 - 1 इज 0। तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो हमेशा 0 आता है। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आप करोगे 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर सो ऑन n-1। तो आप ऊपर करोगे तो ये आपका बन जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बन जाएगा। तो एपी बन जाएगा, तो ये हमने 9th में पढ़ा है। ठीक है, एपी का सम आपको निकालना आता है, तो n-1 इंटू n अपॉन में 2। अल्फा की वैल्यू थी आपकी, इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 टू द पावर n-1। कभी भी आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तो वो हमेशा -1 की पावर n-1 होता है। अब n की वैल्यू क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो -1 आएगा इक्वल कि +1 आएगा। ये हमेशा 0 रहता है, ये हमेशा -1 या +1 के बीच में इसका आंसर आता है। नाउ जेई एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिया सबमिशन करना है, आपको k इज इक्वल टू 1 से लेकर 12 तक आपको क्वेश्चन दिया साइन 2k π/13 माइनस आई कॉस मतलब आयोटा कॉस 2k π/13 इज इक्वल टू, मैंने 2k π/13 को ले लिया थीटा, साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो माइनस आयोटा को ले लो बाहर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब माइनस आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा को आप ले लो बाहर, क्योंकि ये इसके अंदर तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसे लिख दो आप यूलर्स फॉर्म के अंदर, यूलर्स फॉर्म के अंदर लिखोगे तो e की पावर आई 2k π/13 बन जाएगा। अब इसके अंदर माइनस आई तो था, अब इसके अंदर आपको इन सबको सबमिशन करना है, तो ये मैंने सब कुछ लिख दिया प्लस के अंदर। अब सपोज इसको मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, जो हम ऊपर अल्फा मान रहे थे इसके अंदर अब मैंने इसको अल्फा मान लिया, जो कि है 13th रूट ऑफ यूनिटी। ये मैंने मान लिया अल्फा। इसका जब हम सबमिशन करेंगे हमें पता है कि ये सब, ये हमने ऊपर अभी भी देखा कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा डॉट 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 अल्फा n-1 तक 0 आता है, तो ये सब कुछ किसके इक्वल हो गया -1 के। तो ये मैंने लिख दिया -1, माइनस आयोटा मेरे पहले से बाहर थे, इसका आंसर आ गया प्लस आयोटा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखो z की पावर n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 3 होती, क्योंकि हमने nth डिस्कस कर लिया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू 3 है, मतलब इसके 3 रूट्स बनेंगे। इसके अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो z क्यूब -1 का क्यूब कर दिया, इसके अंदर लगा दिया। जब मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। मैंने जब करा तो इसके अंदर मेरा एक तो वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू 1, और एक वैल्यू इसके अंदर मैंने लगा दिया क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मतलब रूट्स का जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो इसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 -1, मतलब अंडर रूट -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन में 2। तो -3 को हम लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 3, ये आ गई मेरी वैल्यू। अब z3 के मतलब z क्यूब इज इक्वल टू 1 के 3 सोल्यूशन आ गए, एक आ गया 1, एक आ गया -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, एक आ गया -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इसको आप ले लो ओमेगा, इसको आप ले लो ओमेगा स्क्वायर, या इसको आप ले लो ओमेगा, इसको आप ले लो ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके देखोगे दोनों वैल्यूज आपकी इंटरचेंजेबल है। तो इससे आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आप ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको याद रहने, जो आपको मतलब आगे अगर आप जे के क्वेश्चन करोगे तो उसमें हेल्प करेंगे
कि अगर कहीं पे लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 0। इसकी और भी फॉर्म हो सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो ओमेगा क्यूब जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी उसका वो है, क्या कहते हैं, एक तरह से उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन हमेशा सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। और फोर्थ है हमारा प्रोडक्ट, अगर आप इस सबका प्रोडक्ट लोगे तो वो आपका ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब आपका ऑलरेडी 1 था, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब आप प्रोडक्ट लोगे सो दैट इज इक्वल टू 1, एंड जब आप उसका सम लोगे सो दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।